Hello everyone and welcome back to the class. So in today's class we are going to cover economics section. So आपके लिए आज मैं statement based MCQs लेकर आई हूँ on the topic national income and role of RBI. So let's just begin the class. Statement based MCQs on role of RBI. So there will be a total of 20 MCQs and you can get all these 20 MCQs. You just have to check the link given in the description box, right? Question number 1. Consider the following statement regarding functions of Reserve Bank of India. So देखिए, अगर हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस को समझना चाहते हैं तो हमें उसके कोर रोल्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, जैसे बैंकर्स, डेट मैनेजर और रेगुलेटरी ऑफ बैंकिंग सिस्टम. चलो अब एक एक करके स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं. RBI acts as the banker to the central and state government. So this statement is correct. RBI गवर्नमेंट को बैंकर, एजेंट और एडवाइज़र कहलाया जाता है. ठीक है, गवर्नमेंट के सारे रिसिप्ट्स और पेमेंट्स RBI के थ्रू ही होते हैं, जैसे टैक्स कलेक्शन, सैलरी की पेमेंट या पेंशन देना है. तो इस रोल को हम कहते हैं बैंकर टू गवर्नमेंट, राइट. सो दिस स्टेटमेंट इज़ परफेक्ट. RBI can directly finance government deficit without any restrictions. Now this is not true. देखो, पहले RBI गवर्नमेंट को डायरेक्टली लोन देता था डेफिसिट फाइनेंसिंग के केस में, बट आफ्टर रिफॉर्म्स स्पेशली FRBM एक्ट के बाद RBI डायरेक्टली अनलिमिटेड फाइनेंस नहीं कर सकता. गवर्नमेंट को मार्केट से बोरो करना पड़ता है थ्रू बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल. RBI सिर्फ इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है बट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. ये फ्रेज जो है ये गलत है, राइट. RBI मैनेजेस पब्लिक डेट ऑफ द गवर्नमेंट. दिस इज़ ट्रू. RBI का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है पब्लिक डेट मैनेजमेंट. गवर्नमेंट जब लोन लेती है तो बॉन्ड्स इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स को इशू करती है. इन सब को मैनेजमेंट RBI करता है, जैसे उन्हें इशू करना, इंटरेस्ट की पेमेंट करना या रीपेमेंट करना. इस रोल को हम कहते हैं डेट मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट. ऑल राइट. RBI एक्ट्स एज द क्लियरिंग हाउस फॉर द बैंक. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. RBI बैंक्स के बीच के सेटलमेंट्स का काम करता है. सपोज SBI को HDFC से पैसे लेने हैं, मल्टीपल इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं. सो RBI एक क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है, नेट सेटलमेंट करता है, कैश मूवमेंट को मिनिमाइज़ करता है. सो ये सिस्टम बैंकिंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है. सो वी हैव ओनली सेकेंड स्टेटमेंट एज द रॉन्ग वन. So correct answer will be option number A. All right. Now question number 2. RBI is the sole issuer of currency notes except 1 rupee note. देखो, सो ये क्वेश्चन जो है करेंसी सिस्टम ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पावर्स पर बेस्ड है. ठीक है, अब ज़रा इसको ध्यान से देखते हैं. इंडिया में सारे करेंसी नोट्स जैसे 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 का, 20 का वगैरह वगैरह ये RBI इशू करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी का नोट. इसलिए ये स्टेटमेंट में जो एक्सेप्ट 1 रुपी का नोट लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. 1 रुपी नोट इज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एग्जैक्टली. 1 रुपये का नोट एक स्पेशल केस है, ये RBI नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है. इस पर फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है, गवर्नर ऑफ RBI का नहीं. ठीक है, सो ये एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट आ सकता है, तो याद रखना है आपने. RBI कैन इशू कॉइन्स. दिस इज़ रॉन्ग. जितने भी कॉइन्स हैं RBI इशू नहीं करता, कॉइन्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है. RBI का रोल सिर्फ कॉइन्स को सर्कुलेशन में डालना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है. ठीक है. RBI रेगुलेट्स द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम. दिस इज़ परफेक्ट. दिस इज़ राइट. ये RBI का कोर फंक्शन है, करेंसी सप्लाई को कंट्रोल करना, नोट्स के सर्कुलेशन को, और क्रेडिट को कंट्रोल करना. इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है और लिक्विडिटी मैनेज होती है. ये रोल RBI को मॉनेटरी अथॉरिटी बनाता है. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है. सो वी हैव ओनली थर्ड स्टेटमेंट एज अ रॉन्ग वन. सो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर. ऑल राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Repo rate is the rate at which RBI lends to commercial bank. So देखो, रेपो रेट क्या है? वो इंटरेस्ट रेट जहाँ पर RBI कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देता है.
बैंक्स अपनी सिक्योरिटीज़ जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स आरबीआई को बेचकर पैसा लेते हैं। एग्रीमेंट होता है कि बाद में वापस कर देंगे, ठीक है, खरीद लेंगे, रीपरचेज कर लेंगे। इसलिए इसका नाम जो है वो है रेपो रेट। रेपो का मतलब होता है रीपरचेज, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। रिवर्स रेपो रेट इज़ ऑलवेज हायर देन रेपो रेट। दिस इज़ नॉट ट्रू। जो आपका रिवर्स रेपो रेट है ये हमेशा लेस देन रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो क्या है? जब आरबीआई बैंक से पैसा बोरो करता है। अगर रिवर्स रेपो ज़्यादा होगा, बैंक्स आरबीआई में पैसा पार्क करेंगे ना इंस्टेड ऑफ लैंडिंग, सो इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। सो इसलिए पॉलिसी में रेपो को ज़्यादा रखा है रिवर्स रेपो के कंपैरिजन में। सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। रेपो ऑपरेशंस आर द पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। दिस इज़ करेक्ट। देखो, रेपो और रिवर्स रेपो दोनों आते हैं अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के। एलएएफ का पर्पस क्या होता है? बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को कंट्रोल करना और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करना, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज परफेक्ट। रेपो रेट अफेक्ट्स इन्फ्लेशन। दिस इज ट्रू। रेपो रेट एक पावरफुल टूल है इन्फ्लेशन कंट्रोल का। देखो, रेपो रेट अगर आपका बढ़ जाता है, मैं आपको लिख के बताती हूँ, अगर हमारा रेपो रेट बढ़ जाता है तो जो हमारे लोन हैं वो हो जाते हैं महंगे, डिमांड हो जाती है कम, और जो हमारी इन्फ्लेशन है वो कम हो जाती है। बट अगर हमारा रेपो रेट डिक्रीज़ होता है तो जो हमारे लोन हैं वो हो जाते हैं चीप, डिमांड हो जाती है इंक्रीज़ और इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इसीलिए आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेट अचीव करने के लिए रेपो रेट को यूज़ करता है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सो हमारे यहाँ पे सिर्फ सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोल रहे हैं कैश रिजर्व रेशो CRR इज मेंटेन्ड विद आरबीआई। सो देखो, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। CRR क्या है? बैंक्स को अपने डिपॉजिट का एक परसेंटेज कैश फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है। सो ये अमाउंट बैंक्स यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्ट आरबीआई के पास रहता है ये, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ राइट। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR इज मेंटेन्ड विद आरबीआई। दिस इज़ इनकरेक्ट। देखो, SLR जो है वो आरबीआई के पास नहीं होता, वो बैंक्स खुद के पास रखते हैं। किस फॉर्म में? जैसे कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, ठीक है। CRR डज नॉट अर्न इंटरेस्ट। येस, दिस इज़ ट्रू। CRR का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि आरबीआई बैंक्स को CRR का कोई इंटरेस्ट ही नहीं देता है। इससे बैंक्स के लिए कॉस्ट बढ़ जाती है, लेंडिंग रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। SLR कैन बी मेंटेन्ड इन लिक्विड एसेट्स। हाँ, ये ट्रू है। SLR का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये मेंटेन ही होता है लिक्विड एसेट्स के रूप में, जैसे कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सिर्फ सेकंड वाली गलत है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हेयर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आरबीआई एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सो देखो, आरबीआई का ना एक बहुत ही क्रिटिकल फंक्शन है ये, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मतलब जब कोई बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस में होता है और कहीं से लोन नहीं मिल रहा, तब आरबीआई उसको लास्ट ऑप्शन के तौर पे लोन देती है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है। आरबीआई बैंक्स को अल्टीमेट सपोर्ट देता है, बैंकिंग सिस्टम में ट्रस्ट मेंटेन करता है, ठीक है। सो ये सेंट्रल बैंकिंग का कोर फंक्शन है। आरबीआई प्रोवाइड्स एमरजेंसी लोन्स टू बैंक। हाँ, ये भी सही है। क्राइसिस वाली सिचुएशन, जैसे लिक्विडिटी क्रंच हो गया, बैंक रन हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई एमरजेंसी लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। आरबीआई गारंटीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक। ये सही नहीं है। आरबीआई का रोल स्टेबिलिटी इंश्योर करना है, प्रॉफिट गारंटी करना नहीं है। बैंक प्रॉफिट या लॉस मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। आरबीआई आपका एक रेगुलेटर के नाम पे काम करता है, प्रॉफिट एश्योरर के नाम पे काम नहीं करता है। आरबीआई इंश्योर्स लिक्विडिटी इन क्राइसिस। हाँ, ये सही है। क्राइसिस के टाइम आरबीआई सिस्टम में लिक्विडिटी इंजेक्ट कर देता है।
बाय रेपो रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। सो बैंकिंग कोलैप्स ना हो जाए उसे प्रिवेंट करता है, ये आरबीआई का धर्म होता है, ठीक है। सो सिर्फ थर्ड ही वाली गलत है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ सिक्स में बोल रहे हैं आरबीआई कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। यस, आरबीआई का मेन काम है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना। आरबीआई डिसाइड करता है कि कितना पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा, और उसके टूल्स क्या होते हैं ये डिसीजन के, सीआरआर, रेपो रेट एंड ओएमओ। ओके, आरबीआई यूजेस ओपन मार्केट ऑपरेशन। यस, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदता बेचता है, किस लिए? लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो वो खरीदेगा कब? जब लिक्विडिटी इंक्रीज करनी है, और बेचेगा तब जब लिक्विडिटी को डिक्रीज करना है, राइट। सो द स्टेटमेंट इज परफेक्ट। आरबीआई कैन कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट डायरेक्टली। अब ये सही नहीं है। फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट का डोमेन, आरबीआई का डोमेन क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। सो आरबीआई डायरेक्टली फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल नहीं कर सकती। आरबीआई इन्फ्लुएंसेस इंटरेस्ट रेट। एग्जैक्टली, रेपो रेट चेंज करके लोन रेट इनडायरेक्टली चेंज हो जाते हैं। सो इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों इफेक्ट होती है, ठीक है। थर्ड वाली गलत है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नाउ आरबीआई इज कस्टेडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आरबीआई इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर भी है, याद रखना, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो आरबीआई मेंटेन करता है, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए क्रूशियल है। आरबीआई रेगुलेट फॉरेक्स मार्केट अंडर फेमा, ये भी सही है। फॉरेक्स रेगुलेट होता है फेमा के अंडर। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आरबीआई इसके प्रोविजंस इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। आरबीआई फिक्सेस एक्सचेंज रेट परमानेंटली, ये सही नहीं है। इंडिया में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम नहीं है। इंडिया क्या फॉलो करता है? मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मार्केट फोर्सेस भी चलती हैं और आरबीआई की इंटरवेंशन भी चलती है, दोनों पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये हो गई गलत। फोर्थ में बोल रहे हैं आरबीआई इंटरवीन्स इन फॉरेक्स मार्केट। हाँ, दिस इज़ ट्रू। आरबीआई कभी कभी डॉलर्स को खरीदता बेचता है रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए। सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सो सिर्फ थर्ड ही वाली गलत है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें क्या बोल रहे हैं? आरबीआई सुपरवाइजेस कमर्शियल बैंक। सो आरबीआई सिर्फ मॉनेटरी अथॉरिटी नहीं बल्कि बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर भी है। आरबीआई बैंक का इंस्पेक्शन, ऑडिट और सुपरविजन करता है। वो इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि नहीं है और वो नॉर्म्स के साथ कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। ये फंक्शन कहलाता है बैंकिंग सुपरविजन का, ठीक है। सो दिस इज़ परफेक्ट। आरबीआई कैन इशू लाइसेंस टू बैंक। हाँ, दिस इज़ ट्रू। कोई भी न्यू बैंक ओपन करना हो तो आरबीआई से लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। इवन अगर आपने ब्रांच ही एक्सपैंड करनी हो, है ना, या कोई नया प्राइवेट बैंक खोलना हो, स्टिल आरबीआई जो है एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी का काम करता है। सो यू हैव टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम देम। आरबीआई रेगुलेट्स एनबीएफसीज। एनबीएफसीज क्या होते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आरबीआई इनको रेगुलेट करता है, जैसे इनकी रजिस्ट्रेशन, उनको नॉर्म्स बताना, कैपिटल एडिक्वेसी सेट करना, ठीक है। ये सब आरबीआई का काम है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये सब एनबीएफसीज के अंडर आते हैं। ओके, सो दिस इज़ राइट। आरबीआई ओन्स ऑल कमर्शियल बैंक, ये सही नहीं है। आरबीआई रेगुलेट करता है, ओन नहीं करता है। बैंक के टाइप्स तो पता है ना आपको, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक तो गवर्नमेंट ओन करता है और प्राइवेट बैंक्स को प्राइवेट शेयर होल्डर्स ओन करते हैं। सो आरबीआई इज़ नॉट ओनर, इट इज़ ओनली अ रेगुलेटर। ओके, सो फोर्थ वाली गलत हो गई, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नाइन्थ में पूछ रहे हैं आरबीआई फॉर्मुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी। सो इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के थ्रू चलती है जिसमें आरबीआई और कमेटी दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सो आरबीआई ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करता है। मकसद क्या रहता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ग्रोथ सपोर्ट करना, ठीक है। सो दिस इज़ करेक्ट। फिर बोल रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड्स रेपो रेट। ये भी बिल्कुल सही है। रेपो रेट डिसाइड होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, एमपीसीज, ठीक है। सो एमपीसी मेंबर्स वोट करते हैं। सो ये सिस्टम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है। आरबीआई इंडिपेंडेंटली सेट्स इन्फ्लेशन टारगेट। दिस इज़ नॉट ट्रू। ये देखो, इन्फ्लेशन टारगेट फिक्स होता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई जॉइंटली। आरबीआई अलोन नहीं डिसाइड करता है, ठीक है। आरबीआई पब्लिश मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट्स। हाँ, ये सही है। आरबीआई रेगुलर रिपोर्ट्स पब्लिश करता है।
मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी करता है, ठीक है। इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। थर्ड ही वाली गलत है, ऑप्शन ए सही आंसर है। फिर बोल रहे हैं आरबीआई प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखो आरबीआई का रोल सिर्फ कंट्रोल करना नहीं है बल्कि डेवलपमेंट को प्रमोट करना भी है। सो आरबीआई स्कीम्स क्या प्रमोट करता है, बैंकिंग एक्सेस रूरल एरिया में भी रहें, जन धन टाइप के इनिशिएटिव्स है ना, ये भी करता है। मकसद बेसिकली ये रहता है कि हर इंसान को बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड करना है ना। सो दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ करेक्ट। आरबीआई रेगुलेट्स पेमेंट सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है। आरबीआई क्या क्या सुपरवाइज करता है, नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई है ना। तो सेल और एफिशिएंट पेमेंट्स को इंश्योर करता है आरबीआई, यही उसका काम है। आरबीआई इश्यूज गाइडलाइंस फॉर डिजिटल पेमेंट्स। हाँ, आरबीआई रूल्स बनाता है ना केवाईसी से रिलेटेड, या कोई सिक्योरिटी गाइडलाइंस हो, या कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन लिमिट्स हो। सो क्या कहते हैं, ये सही बात बोल रहे हैं, आरबीआई ही इसको करता है। आरबीआई डायरेक्टली प्रोवाइड्स लोन टू पब्लिक, ये बिल्कुल ही गलत है। आरबीआई पब्लिक को डायरेक्ट लोन क्यों देगा, लोन तो कमर्शियल बैंक से मिलेंगे ना। सो आरबीआई बैंकर्स बैंक है, नॉट पब्लिक बैंक। सो दिस विल बी द इनकरेक्ट वन। पहले तीन ही सही है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ना ओपन मार्केट ऑपरेशन इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। देखो आरबीआई का ना एक पावरफुल मॉनेटरी टूल है, ये है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को या बॉन्ड्स को खरीदता या बेचता है मार्केट में, ओपन मार्केट में, इसलिए इसका नाम ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आरबीआई क्या करता है, बॉन्ड्स को बाय करके लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करता है, बॉन्ड्स को सेल करके लिक्विडिटी को डिक्रीज़ करता है। तो ये तो कोर डेफिनेशन है ओएमओ की, तो ये बिल्कुल सही है। इट अफेक्ट्स लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, ये भी बिल्कुल सही है। ओएमओ डायरेक्टली मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करता है, इसलिए लिक्विडिटी कंट्रोल रहती है। बाय करेगा तो देर विल बी मोर कैश इन सिस्टम, अगर वो सेल करेगा तो देर विल बी लेस कैश इन द सिस्टम। इट इज़ अ क्वालिटेटिव टूल, नो, ओएमओ एक क्वांटिटेटिव टूल है। क्वालिटेटिव टूल तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स आते हैं, जैसे कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का। इट इन्फ्लुएंसेस इंटरेस्ट रेट, हाँ, लिक्विडिटी चेंज होएगी तो लोन की सप्लाई भी चेंज होगी, लोन की सप्लाई चेंज होगी तो इंटरेस्ट रेट भी चेंज होगा। जैसे कि मान लो अगर आपकी लिक्विडिटी बढ़ गई तो जो इंटरेस्ट का रेट है वो कम हो जाएगा, और अगर आपकी लिक्विडिटी कम हो गई तो इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाएगा। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट है बट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ बैंक रेट इज़ द लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट ऑफ आरबीआई। सो बैंक रेट ना एक ट्रेडिशनल मॉनेटरी टूल है दैट इज़ यूज्ड बाय आरबीआई। बैंक रेट बेसिकली आरबीआई का लॉन्ग टर्म लोन रेट फॉर बैंक है। रेपो रेट तो शॉर्ट टर्म होता है, बैंक रेट इज़ रिलेटिवली लॉन्ग टर्म। सो थोड़ा कंसेप्चुअल डिफरेंस जो है आपको दोनों के में पता होना चाहिए, दिस इज़ ट्रू। बैंक रेट इज़ अ पार्ट ऑफ एलएएफ। देखो एलएएफ में क्या क्या आता है, रेपो रेट भी आता है और रिवर्स रेपो रेट भी आता है। सो बैंक रेट एलएफए का पार्ट नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। बैंक रेट इन्फ्लुएंसेस लेंडिंग रेट्स, हाँ, बैंक रेट चेंज होने से कमर्शियल बैंक के लेंडिंग रेट इम्पैक्ट होते हैं, हालांकि इनडायरेक्ट बट अफेक्ट ज़रूर होता है। इट इज़ रेयरली यूज्ड नाउ, हाँ ये सही है। मॉडर्न पॉलिसी में रेपो रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बैंक रेट का यूज़ थोड़ा लिमिटेड हो गया है। सो ये करंट ट्रेंड बेस्ड स्टेटमेंट है बेसिकली। सो सिर्फ सेकंड वाली गलत हो गई, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। फिर आरबीआई कैन इंस्पेक्ट बैंक। देखो आरबीआई के पास एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी एंड सुपरविजरी पावर्स होते हैं बैंकिंग सिस्टम पे। सो आरबीआई ऑडिट भी कर सकता है, इंस्पेक्शन भी कर सकता है और कंप्लायंस भी चेक कर सकता है। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर की पावर है आरबीआई की। सो ये बिल्कुल सही है। आरबीआई कैन इम्पोज पेनल्टीज ऑन बैंक, हाँ बिल्कुल, अगर बैंक कोई भी रूल वॉयलेट करता है तो आरबीआई पेनल्टी लगा सकता है, लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है यहाँ तक कि। सो एनफोर्समेंट पावर है आरबीआई के पास, याद रखना। आरबीआई कैन नेशनलाइज बैंक, ये सही नहीं है। देखो बैंक नेशनलाइजेशन का डिसीजन लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई का रोल तो सिर्फ रेगुलेटरी है, ठीक है।
आरबीआई इंश्योर्स फिनेंशियल स्टेबिलिटी। हाँ ये सही है, आरबीआई का अल्टीमेट गोल है कि बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल स्टेबल रहे, फिनेंशियल क्राइसिस ना हो कभी हमारे सिस्टम में। सो ये एक मैक्रो लेवल फंक्शन है, याद रखना। ठीक है, सो सिर्फ थर्ड ही वाली गलत हुई ना, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नाउ 14th, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इज़ अ क्वालिटेटिव टूल। सो देखो पहले एक याद रखो बात, आरबीआई के पास दो टाइप के मॉनेटरी टूल होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। तो जो क्वांटिटेटिव है वो ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, और जो क्वालिटेटिव है वो स्पेसिफिक सेक्टर्स को उसके यूजेस को टारगेट करता है। ठीक है, सो अभी आपको पूछ रहे हैं कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो है क्वालिटेटिव टूल है। हाँ तो बिल्कुल वो है, ये टूल स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करता है, जैसे मार्जिनल रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेशनिंग, इसीलिए इन्हें क्वालिटेटिव कहा जाता है। ठीक है, आरबीआई कैन रिस्ट्रिक्ट क्रेडिट टू स्पेसिफिक सेक्टर। हाँ बिल्कुल, आरबीआई डिसाइड कर सकता है कि किस सेक्टर को ज़्यादा क्रेडिट मिले, किस सेक्टर को लिमिट किया जाए। जैसे स्पेक्यूलेटिव सेक्टर्स हैं होर्डिंग टाइप्स के, उनमें क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट करना ये आरबीआई का काम है, ये टारगेटेड कंट्रोल होता है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स आर द पार्ट ऑफ सिलेक्टिव कंट्रोल। हाँ बिल्कुल, मार्जिनल रिक्वायरमेंट में क्या है, लोन वर्सेस कोलेट्रल का रेशो डिसाइड होता है। सो आरबीआई से चेंज करके बोरोइंग को स्ट्रिक्ट भी कर सकती है या एनकरेज भी कर, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, एनकरेज, दोनों में से कुछ भी कर सकती है। ये भी क्वालिटेटिव टूल का ही एक एग्जाम्पल है। फिर बोल रहे हैं दीज टूल्स अफेक्ट ओवरऑल मनी सप्लाई ना, ये सही नहीं है। देखो सिलेक्टिव टूल जो कि स्पेसिफिक सेक्टर्स अफेक्ट करते हैं बस, ओवरऑल मनी सप्लाई के लिए क्वांटिटेटिव टूल्स का काम आता है। ठीक है, सो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है बट प्राइमरी इफेक्ट ऑब्जेक्टिव उसका नहीं हो सकता, इसलिए ये वाली गलत हो गई। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर बैंक। देखो आरबीआई का एक फंडामेंटल रोल है बैंकर्स बैंक, मतलब आरबीआई बैंक्स का भी बैंक है। ठीक है, आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए अकाउंट्स मेंटेन करता है, फंड्स प्रोवाइड करता है, बैंकिंग सिस्टम का बैकबोन है ये। सो दिस इज राइट। बैंक्स कीप रिजर्व्स विद आरबीआई, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बैंक्स अपने डिपॉजिट्स के एक हिस्सा जो है आरबीआई के पास रखते हैं सीआरआर के फॉर्म में, तो ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। फिर आरबीआई सेटल्स इंटरबैंक पेमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। बैंक्स के बीच के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आरबीआई के थ्रू सेटल होते हैं। आरबीआई क्या काम करता है, क्लियरिंग हाउस का, एफिशिएंट सेटलमेंट सिस्टम इसका आरबीआई का है। आरबीआई लेंड्स टू पब्लिक डायरेक्टली, नाउ दिस इज़ नॉट करेक्ट। आरबीआई डायरेक्टली पब्लिक को लोन नहीं देता, लोन मिलते हैं कमर्शियल बैंक से। ठीक है, आरबीआई तो बैंक है बैंक्स का, इट इज़ नॉट फॉर इंडिविजुअल्स, सो दिस इज़ रॉन्ग। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इसमें सबसे पहली स्टेटमेंट हमें बोल रहे हैं आरबीआई कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। सो इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के पास होती है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के थ्रू। आरबीआई का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस को स्टेबल रखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इसके टूल्स क्या होते हैं, रेपो रेट, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। सो देखो ये भी सही है, ये भी सही है। आरबीआई एक्टिवली यूज़ करता है क्वांटिटेटिव टूल्स को भी और क्वालिटेटिव टूल्स को, यही इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं सिस्टम में। इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज़ फ्लेक्सिबल इन इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है। इंडिया क्या फॉलो करता है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फिट। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट फिट नहीं रहेंगे, रेंज अलाउड है, इसलिए फ्लेक्सिबल वर्ड जो है ये बिल्कुल परफेक्ट यूज़ किया है। आरबीआई अलोन डिसाइड्स इन्फ्लेशन टारगेट, नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत है। इन्फ्लेशन टारगेट कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई जॉइंटली करेंगे। ठीक है, अकेले अकेले का खेल नहीं है ये। सो ये लास्ट वाली गलत होगी, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। आरबीआई रेगुलेट्स कोऑपरेटिव बैंक। देखो आरबीआई का रेगुलेटरी स्कोप जो है वो काफ़ी वाइड है, लेकिन सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं आते इसके अंदर। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। आरबीआई रेगुलेट करता है कोऑपरेटिव बैंक्स को, डुअल कंट्रोल होता है बेसिकली आरबीआई का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। ठीक है, आरबीआई सुपरवाइजर्स रीजनल रूरल बैंक, बिल्कुल सही। आरआरबी को आरबीआई सुपरवाइज करता है, फोकस क्या रहता है, रूरल क्रेडिट सिस्टम। फिर आरबीआई रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड, अब ये सही नहीं है। देखो म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई का रोल नहीं है यहाँ पर। आरबीआई सुपरवाइजर्स पेमेंट बैंक,
ये बिल्कुल सही है। पेमेंट बैंक आरबीआई के अंडर लाइसेंस्ड और सुपरवाइज्ड होते हैं। सो दिस इज़ ट्रू। थर्ड वाली गलत हो गई है ना, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नाउ 18, आरबीआई इशूज़ गाइडलाइंस फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसे हम PSLB कहते हैं। तो आरबीआई इंश्योर करता है कि इकोनॉमी का प्रायोरिटी सेक्टर को क्रेडिट मिले। सो आरबीआई डिफाइन करता है PSL की कैटेगरीज को, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, सही है स्टेटमेंट। इट एंश्योर्स क्रेडिट टू द वीकर सेक्शन, एग्जैक्टली। PSL का मेन एम क्या है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, सोशल जस्टिस हो, ठीक है। इट मैंडेट्स क्रेडिट एलोकेशन टू एग्रीकल्चर, हाँ बिल्कुल, एग्रीकल्चर हमारा मेजर PSL सेक्टर कंस्टिट्यूट करता है। सो बैंक्स को फिक्स्ड परसेंटेज लेंड करना होता है इनको। इट डायरेक्टली लेंड्स टू द फार्मर, नहीं नहीं नहीं, आरबीआई डायरेक्ट लोन नहीं देता, बैंक्स के थ्रू लैंडिंग होती है, ठीक है। सो लास्ट वाला गलत हो गया, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नाउ आरबीआई मेंटेन्स बैंकिंग अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। सो आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर, एजेंट और एडवाइज़र होता है। गवर्नमेंट के अकाउंट्स आरबीआई में मेंटेन होते हैं, तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये। इट मैनेजेस ट्रेजरी बिल्स, हाँ बिल्कुल, ट्रेजरी बिल्स इशू और मैनेज करता है आरबीआई ही। इट कलेक्ट्स टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल आरबीआई और बैंक्स मिलकर टैक्स कलेक्शन सिस्टम को हैंडल करते हैं। इट पासिस बजट इन पार्लियामेंट, नहीं नहीं नहीं, बजट पास होता है पार्लियामेंट में, आरबीआई का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। सो लास्ट वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई है, ठीक है। नाउ नाउ इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, आरबीआई प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सो आरबीआई का एक रोल है फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करना, बट हर मार्केट को रेगुलेट नहीं करता, ठीक है। आरबीआई सपोर्ट करता है मनी मार्केट को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट को, सो दिस इज़ करेक्ट। आरबीआई रेगुलेट्स कैपिटल मार्केट, दिस इज़ नॉट करेक्ट। कैपिटल मार्केट जैसे शेयर्स एंड स्टॉक्स को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना। आरबीआई सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ बिल्कुल, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ग्रोथ और स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है वो। आरबीआई कंट्रोल स्टॉक एक्सचेंज, नहीं बिल्कुल, स्टॉक एक्सचेंज कौन कंट्रोल करता है, सेबी, SEBI, ठीक है। आरबीआई का रोल ये नहीं है। सो हमारे सिर्फ 1 और 3 इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द फाइनल आंसर। वाले हैं स्टेटमेंट बेस्ड MCQs इकोनॉमिक्स के ऊपर। सो इकोनॉमिक्स का जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेशनल इनकम। ये हमें बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट दिए हमें, ज़रा पढ़ते हैं इनको। नेशनल इनकम इंक्लूड्स इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। देखो, इम्प्यूटेड रेंट का मतलब होता है वो रेंट जो एक्चुअली पे नहीं किया जा रहा बट लॉजिकली एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने खुद के घर में रहते हो तो आप रेंट नहीं देते हो ना, लेकिन नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम अज्यूम किया जाता है कि आप रेंट दे रहे हो खुद को। अच्छा, क्यों इंक्लूड करते हैं, ताकि प्रोडक्शन और इनकम का एक्चुअल लेवल जो है वो अंडर एस्टिमेट ना हो, इसीलिए इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ठीक है। फिर बोल रहे हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग GDP एट मार्केट प्राइस। नाउ दिस इज़ नॉट करेक्ट। देखो, ट्रांसफ़र पेमेंट होती है कोई भी पेमेंट जिसके बदले में कोई गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस नहीं हुए, जैसे कि पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है। सो ये वो चीज़ें हैं जिसके बदले में आपने एज सच कोई गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफ़र नहीं किया है, बस आपको ये मिल रही है किसी और कारण की वजह से। सो GDP सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को मेजर करता है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स के केस में प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसीलिए GDP में इंक्लूड ये नहीं होता है, चाहे मार्केट प्राइस में हो या फैक्टर कॉस्ट में हो, ठीक है। फिर हमें बोला है नेक्स्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैन बी नेगेटिव। नाउ दिस इज़ करेक्ट। देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे कैलकुलेट होती है, इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट फ्रॉम अब्रॉड, इसमें से हम माइनस करते हैं इनकम पेड टू फॉरेनर्स, इसको, ठीक है। सो अगर इंडिया से ज़्यादा इनकम फॉरेनर्स कमा रहे हैं और इंडियंस अब्रॉड काम कर रहे हैं तो NFI जो है हमारा वो नेगेटिव हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, MNCs इंडिया में प्रॉफिट कमा के बाहर ले जा रही हैं और इंडियंस अब्रॉड कम अर्न कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा NFI जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर फोर्थ स्टेटमेंट है GDP एट फैक्टर कॉस्ट एक्सक्लूड्स
indirect taxes. Now this is not correct. देखो एक्चुअल रिलेशन क्या होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का, मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताती हूँ। देखो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये कैसे निकलता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़। ठीक है, सो सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स सब्ट्रैक्ट करना इनफ नहीं है, सब्सिडीज़ भी ऐड करनी पड़ती है। सो स्टेटमेंट में सब्सिडी को मेंशन नहीं किया है, इसलिए ये इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट माना जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, सो एट द एंड हमारे पास यहाँ पर 1 और 3 यही दो स्टेटमेंट सही निकली। सो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पर्सनल इनकम। सो ये क्वेश्चन पर्सनल इनकम का कंसेप्ट है, याद रखना एग्जाम में बड़ा ट्रिकी रहता है क्योंकि इसमें एडिशंस और डिडक्शंस दोनों होते हैं। पहले एक बार पर्सनल इनकम के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। पर्सनल इनकम निकलती कैसे है, देखो पर्सनल इनकम का फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम माइनस कॉरपोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ठीक है, अब ज़रा हम एक एक स्टेटमेंट्स को समझते हैं ध्यान से। स्टेटमेंट 1 बोल रही है पर्सनल इनकम इंक्लूड्स कॉरपोरेट टैक्स। अब आप देख लो फॉर्मूला आपके सामने है, ये स्टेटमेंट गलत बोल रहा है। कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है, कंपनीज अपने प्रॉफिट पर गवर्नमेंट को टैक्स देती हैं। सो ये इनकम इंडिविजुअल्स तक नहीं पहुंचती, इसलिए पर्सनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, फॉर्मूला में भी देख लो कॉर्पोरेट टैक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेशनल इनकम। ठीक है, सो फाइनल क्या है कि ये इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट में बोला है इट इंक्लूड्स ट्रांसफ़र इनकम। अब ये बिल्कुल सही है। ट्रांसफ़र इनकम क्या होती हैं, जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। सो ये इनकम प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती लेकिन लोगों को मिलती है। सो पर्सनल इनकम का फोकस होता है कि लोगों के पास कितनी इनकम आ रही है, इसलिए इट इज़ इंक्लूडेड इन पर्सनल इनकम। फिर है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर एक्सक्लूडेड। अब ये बिल्कुल सही है। देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स क्या होता है, कंपनी का वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, या फिर रिटेन्ड अर्निंग। सो ये भी इंडिविजुअल्स के पास नहीं जाता है। पर्सनल इनकम में सिर्फ वो इनकम आएगी जो एक्चुअल लोगों को मिलती है, इसलिए इट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम ये पर्सनल इनकम। ठीक है, फिर बोल रहे हैं इट इज़ ऑलवेज लेस देन नेशनल इनकम। नाउ दिस इज़ नॉट करेक्ट। देखो ये जो वर्ड इन लोगों ने लगाया ना यहाँ पर ऑलवेज, ये वर्ड ही गलत है। लॉजिक समझो, देखो पर्सनल इनकम में कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट होती हैं जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग, बट कुछ चीज़ें ऐड भी तो हो रही हैं जैसे ट्रांसफ़र पेमेंट्स। सो अगर ट्रांसफ़र पेमेंट ज़्यादा हो गए तो आपकी पर्सनल इनकम नेशनल इनकम से ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए ऑलवेज लेस ये जो इन लोगों ने यूज़ किया इसने स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बना दिया है। ठीक है, तो इसलिए हमारी ये सिर्फ 2 और 3 स्टेटमेंट सही रही। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि जो पर्सनल इनकम है दैट इज़ द इनकम रिसीव्ड बाय पीपल, नॉट अर्नड। दीज इनकम्स आर नॉट अर्नड नेसेसरली। ओके, और ट्रांसफ़र पेमेंट्स दे आर ऑलवेज एडेड इन पर्सनल इनकम। ठीक है, और कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग दे आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन में ऑलवेज, ओनली ऐसा लिखा जाएगा तो आपने थोड़ा सा और ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या पूछ रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जीडीपी डिफ्लेटर इज़ अ वेटेड इंडेक्स। देखो जीडीपी डिफ्लेटर का कंसेप्ट समझो। सबसे पहले इसका फॉर्मूला बताते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब पहली स्टेटमेंट जो इन्होंने बोला ना कि जीडीपी डिफ्लेटर एक वेटेड इंडेक्स है, सो ये बिल्कुल सही है। देखो ये प्राइस इंडेक्स है, इसमें डिफरेंट गुड्स का वेट होता है, बट ट्विस्ट क्या है कि ये फिक्स्ड वेट नहीं होता जैसे सीपीआई के केस में,
ये वेरिएबल वेट इंडेक्स होता है, इसलिए वेटेड इंडेक्स का नाम दिया जाना है, इसको बिल्कुल करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट बोल रहे हैं इट यूजेस करंट ईयर क्वांटिटीज़ एज वेट। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं यहाँ पर। जीडीपी डिफ्लेटर में क्वांटिटीज़ जो है वो करंट ईयर की कंसीडर की जाती है, और जो प्राइजेस हैं दे आर कंपेयर्ड विद बेस ईयर, इसीलिए इसे कहते हैं पाशेस इंडेक्स, करंट ईयर वेट्स। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब थर्ड में बोल रहे हैं इट रिफ्लेक्ट्स ओनली कंज्यूमर गुड्स प्राइस। नाउ दिस इज़ रॉन्ग, ये सीपीआई का फीचर है। जीडीपी डिफ्लेटर में कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स, ये होल इकोनॉमी को कवर करता है, इसलिए अगेन देखो ओनली कंज्यूमर बोल दिया ना इन लोगों ने, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अब फोर्थ में बोल रहे हैं इट कैन बी यूज टू कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो फॉर्मूला ही क्या है, फॉर्मूला क्या है रियल जीडीपी निकालने का। इसी फॉर्मूले से आप रियल जीडीपी निकालोगे तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में, तो यही तो इसका मेन यूज़ है, निकाला जा सकता है ना। तो हमारी सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट गलत रही, बाकी सारी सही है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं डबल काउंटिंग अकर्स व्हेन इंटरमीडिएट गुड्स आर काउंटेड मल्टीपल टाइम्स। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो जैसे वीट है, उससे बनाया हमने फ्लोर, उससे बनाया हमने ब्रेड, अगर तीनों की वैल्यू को हम ऐड कर दें तो सेम ही वैल्यू मल्टीपल टाइम्स काउंट हो जाएगी ना, इसलिए ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है। फिर बोल रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड एलिमिनेट्स डबल काउंटिंग। ये भी सही बात है। जो आपकी वैल्यू एडेड मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा वैल्यू काउंट होती है और ओवरलैपिंग को हटा दिया जाता है। सो इट इज़ द बेस्ट मेथड टू अवॉइड डबल काउंटिंग। फिर फाइनल गुड्स इंक्लूड गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। दिस इज़ रॉन्ग। फाइनल गुड्स आते हैं वो गुड्स जो कंजम्पशन के लिए रेडी हैं और फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत उनको नहीं है। जिनको फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है वो इंटरमीडिएट गुड्स के अंडर आते हैं, ठीक है, नॉट अंडर द फाइनल गुड्स। सो द स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। सर्विसेज कैन नॉट कॉज डबल काउंटिंग। दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सर्विसेज भी चेन में होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस, बैंक सर्विस, इंश्योरेंस, अगर उन्हें मल्टीपल स्टेजेस में काउंट किया जाए तो तब भी डबल काउंटिंग हो सकती है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ओ सॉरी रॉन्ग। सो सिर्फ 1 और 2 ही सही है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज इवन इफ रियल आउटपुट डिक्रीजेस। देखो ये स्टेटमेंट सही बोल रही है, समझो। नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। सो अगर आपकी क्वांटिटी जो है ये डिक्रीज़ हो जाए, यानी कि प्रोडक्शन कम हो जाए, तो क्या होगा, आपके जो प्राइजेज़ हैं वो बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, टोटल वैल्यू बढ़ सकती है ना। सो रियल तो आपका डिक्रीज़ हो जाएगा बट नॉमिनल का इंक्रीज़ होना पॉसिबल है, इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर बोल रहे हैं रियल जीडीपी इज़ एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। ये भी बिल्कुल सही है। देखो रियल जीडीपी बेस ईयर प्राइजेस यूज़ करता है, इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट को रिमूव करता है। सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। फिर बोल रहे हैं बेस ईयर चेंजेस अफेक्ट्स रियल जीडीपी बट नॉट नॉमिनल जीडीपी। ये भी स्टेटमेंट सही है। नॉमिनल जीडीपी जो है वो करंट प्राइजेस को यूज़ करता है, सो इसके लिए बेस ईयर इररेलेवेंट होता है। पर जो रियल जीडीपी है ये बेस ईयर पर ही टोटली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। सो स्टेटमेंट भी यही बोल रहा है। रियल जीडीपी ऑलवेज ग्रोज स्लोअर देन नॉमिनल जीडीपी। दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पर भी देखो क्या वर्ड यूज़ कर दिया इन्होंने, ऑलवेज। तो जब भी ऑलवेज, ओनली, रिस्ट्रिक्ट्स ऐसा आता है ना, तो हमेशा आपने दिमाग दौड़ाना है, दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, ठीक है। सो पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं
कि इन्फ्लेशन हाई होता है तो नॉमिनल ज़्यादा होता है रियल से, डिफ्लेशन की सिचुएशन में रियल ज़्यादा होता है नॉमिनल से। तो स्टेबल प्राइसेस जब होते हैं तो ये दोनों बराबर रहते हैं, ठीक है। इसलिए जो ऑलवेज की इन लोगों ने बात लगा ली ना, ऑलवेज ग्रोज स्लोअर, तो इसने स्टेटमेंट को रॉन्ग बना दिया है, ठीक है। सो हमारी सिर्फ फोर्थ ही स्टेटमेंट गलत है, 1 2 3 सही है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोल रहे हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम NNP एट FC भी बोलते हैं। ये बोल रहे हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम। बिल्कुल, ये एक डायरेक्ट आइडेंटिटी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NNP एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है नेशनल इनकम, ठीक है। इसको याद रखना ही पड़ेगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ये। डेप्रिसिएशन इज एडेड टू NNP टू गेट GNP, दिस इज रॉन्ग। देखो, GNP निकालने के लिए, ग्रॉस निकालने के लिए हम नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, ठीक है। बट ये सब तभी सही है जब सेम प्राइस लेवल हो, ठीक है, मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट पे हो। सो स्टेटमेंट में तो आपको उल्टा बोल दिया था, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट रीड होगी आपकी, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर क्लैरिटी ये नहीं है कि इसका NNP का टाइप क्या है, क्या ये फैक्टर कॉस्ट पे है या मार्केट प्राइस पे है, क्योंकि फिर इसमें फर्दर और कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब एग्ज़ाम में ऐसे वेग स्टेटमेंट्स आते हैं तो उनको इनकरेक्ट ही ट्रीट कर देना है, ठीक है, सेफ लॉजिक रहता है। अगर प्रॉपर फार्मूला स्पेसिफिक होगा तब फिर आप डिसाइड कर सकते हो। फिर हम बोल रहे हैं NNP एट मार्केट प्राइस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, दिस इज़ करेक्ट। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड एंड सब्सिडीज एडजस्टेड, इसलिए NNP एट मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ में बोल रहे हैं सब्सिडीज रिड्यूसेस मार्केट प्राइस, ये भी बिल्कुल सही है। सब्सिडीज़ क्या होती है, गवर्नमेंट की सपोर्ट। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि प्रोड्यूसर को पैसा मिलता है और कंज्यूमर को प्रोडक्ट सस्ता मिलता है, तो एज अ रिज़ल्ट जो कीमतें हैं वो घट जाती हैं, ठीक है। सो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। सो 1 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ 7th क्वेश्चन, इसमें बोल रहे हैं मिक्स्ड इनकम इज़ कॉमन इन सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर्स। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो, सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं, जैसे शॉपकीपर, फार्मर्स, फ्रीलांसर्स। सो ये लोग अपने लिए काम भी करते हैं और प्रॉफिट भी कमाते हैं, सो इनकी इनकम मिक्स हो जाती है, ठीक है। इट इंक्लूड्स बोथ वेजेस एंड प्रॉफिट्स, बिल्कुल ये भी सही है। देखो, मिक्स्ड इनकम कैसे होती है, लेबर का रिवॉर्ड जैसे वेजेस टाइप और कैपिटल का रिवॉर्ड जैसे कि प्रॉफिट टाइप, सो दोनों का मिक्सचर होता है इसमें। सो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। इट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम, नाउ दिस इज़ नॉट करेक्ट। ये बहुत क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है ये लाइन। देखो, रियलिटी में क्या होता है, मिक्स्ड इनकम इंक्लूडेड होता है नेशनल इनकम में, स्पेशली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, ठीक है, एक्सक्लूडेड नहीं होता है। सो ये स्टेटमेंट जो है आपकी इनकरेक्ट हो गई है। एग्रीकल्चरल सेक्टर मेनली कंट्रीब्यूट्स टू मिक्स्ड इनकम, ये भी सही है। इंडिया जैसी कंट्रीज़ में फार्मर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, सो एग्रीकल्चर जो है वो मेजर सोर्स है मिक्स्ड इनकम का। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो थर्ड वाली गलत है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। 8th क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स ड्यूरेबल गुड्स। सो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि टीवी, फ्रिज, कार वगैरह, सो ये कंजम्पशन के लिए यूज़ होते हैं। सो PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ये इंक्लूड होते हैं। फिर बोल रहे हैं गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सक्लूड्स ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ये भी बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, सैलरी, गुड सर्विसेज, पर ट्रांसफ़र पेमेंट्स नहीं आती, क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट्स में मैंने जैसे भी आपको बताया प्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए इसे एक्सक्लूड किया जाता है। इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स इन्वेंट्री चेंजेस, ये भी बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स कैपिटल या इन्वेंट्री में स्टॉक में कोई चेंज आना। सो अगर गुड्स अनसोल्ड रह गए तो इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी।
and it still will be counted as investment. So this statement is correct. Net exports can be negative. देखो दिस इज़ ट्रू. नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं हम लोग? ये निकालते हैं एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स. तो अगर आपके इम्पोर्ट्स जो हैं ये ज़्यादा हो गए तो फिर नेट एक्सपोर्ट्स आपका नेगेटिव में आएगा ही, है ना. सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. तो ये हमारी सारी स्टेटमेंट सही हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. ओके. नाउ 9th क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं जी, बेसिकली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ फार्मूलाज आपको याद होना चाहिए. जीएनपी कैसे निकाला है इन्होंने? जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया है. सो ये बिल्कुल सही फार्मूला है. स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है ये. अगर आपने नेशनल इनकम निकालनी है तो डोमेस्टिक में एनएफआई को हम ऐड करते ही करते हैं. सो बिल्कुल करेक्ट है ये. फिर बोल रहे हैं जीडीपी एक्सक्लूड्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सो बिल्कुल ये भी सही है. जीडीपी का फोकस ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की प्रोडक्शन के ऊपर है, इसलिए फॉरेन इनकम इंक्लूड इसमें नहीं होता है. NFIA इंक्लूड्स रेमिटेंसेस. दिस इज़ रॉन्ग. देखो रेमिटेंसेस क्या होते हैं? मनी सेंट बाय NRI टू इंडिया, बट ये एक ट्रांसफ़र पेमेंट है और किसी फैक्टर, सर्विस, लेबर या कैपिटल का पेमेंट नहीं है. सो NFIA में सिर्फ फैक्टर इनकम्स आती हैं, जैसे वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट या प्रॉफिट. इसमें रेमिटेंसेस इंक्लूड नहीं होते. ठीक है. सो दिस इज़ रॉन्ग. NFIA कैन बी ज़ीरो. हाँ दस सही बात है, हो सकता है, पॉसिबल है. इनकम फ्रॉम अब्रॉड और इनकम पेड टू अब्रॉड, पेड अब्रॉड, अगर दोनों बराबर हो गया तो नेट डिफरेंस ज़ीरो होगा. तो बिल्कुल वैलिड सिचुएशन है ये. सो इसमें हमारा सिर्फ थर्ड ही वाली स्टेटमेंट गलत थी. सो ऑप्शन ए आंसर रहेगा इसका. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. इसमें हमें बोल रहे हैं डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला है. कैसे निकाली इन्होंने? पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स को माइनस करके. तो बिल्कुल सही फॉर्मूला है डिस्पोजेबल इनकम का, यही है. सो ये वो इनकम है जो लोग स्पेंड कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं, जो उनकी अपनी पॉकेट में होती है, वो डिस्पोजेबल इनकम होती है. फिर है सेविंग निकालने का फॉर्मूला, डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन. सो ये भी बिल्कुल सही है, फॉर्मूला यही है. अगर आपकी इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है तो आपकी सेविंग्स जो है वो पॉजिटिव आ जाएंगी. ठीक है. फिर बोल रहे हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एक्सक्लूड्स ट्रांसफ़र पेमेंट. ये गलत है. देखो फ्लो को समझो. ट्रांसफ़र पेमेंट्स पर्सनल इनकम में इंक्लूड होती हैं. तो फिर डोमेस्टिक इनकम में निकालने के लिए, सॉरी, डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए आप पर्सनल इनकम में से तो डायरेक्ट टैक्स को माइनस करोगे ही ना. सो ट्रांसफ़र पेमेंट्स इनडायरेक्टली डिस्पोजेबल इनकम में भी इंक्लूड होती हैं, इसलिए एक्सक्लूड्स आ गया ना दोबारा से यहाँ पर. सो इसने स्टेटमेंट को रॉन्ग बना दिया है. डायरेक्ट टैक्सेस रिड्यूसेस डिस्पोजेबल इनकम. यस दिस इज़ ट्रू. डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये डायरेक्टली इनकम को कम कर देती हैं, डिस्पोजेबल इनकम को रिड्यूस कर देती हैं. सो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है. ठीक है. सो सिर्फ थर्ड ही वाली स्टेटमेंट गलत रही. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाला है इन्होंने? जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करा और सब्सिडी को प्लस कर दिया. बिल्कुल सही है, यही फार्मूला है. ये फार्मूलाज आप लोग रट लो. इफ़ यू वांट तो मैं आप लोगों के वो फार्मूला के ना नोट्स बना कर वो प्रोवाइड कर दूँगी. तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेशनल इनकम के फार्मूलाज आपको बिल्कुल एक जगह चाहिए. ठीक है. तो वो मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों को. फिर है मार्केट प्राइस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस. बिल्कुल सही है. मार्केट प्राइसेस क्या होती हैं? प्राइसेस पेड बाय कस्टमर. इसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, सब्सिडीज ऑलरेडी एडजस्टेड होती है. सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. फिर बोल रहे हैं फैक्टर कॉस्ट एक्सक्लूड सब्सिडीज़. अब ये गलत है, ये तो रिवर्स लॉजिक लगा दिया. फैक्टर कॉस्ट प्रोड्यूसर को मिलने वाली एक्चुअल इनकम होती है और सब्सिडीज़ ऐड होती हैं. सो एक्सक्लूड सब्सिडी ने इसको गलत कर दिया. इट एक्चुअली इंक्लूड सब्सिडीज़. सब्सिडीज़ इंक्रीजेस फैक्टर कॉस्ट. दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग.
देखो इनडायरेक्टली सही लगता है बट स्टेटमेंट हमारी जो है ना वो मिसलीडिंग है। रियलिटी क्या है कि सब्सिडी मार्केट प्राइस को रिड्यूस करता है। फैक्टर कॉस्ट डिराइव करते वक्त सब्सिडी ऐड होती है बट सब्सिडी का डायरेक्ट रिलेशन फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज करना नहीं होता। ठीक है, सो ये कन्वर्जन एडजस्टमेंट कंसीडर की जाती है। सो एग्जाम में इसको इनकरेक्ट रीड करेंगे हम। सो हमारी सिर्फ पहली दो ही स्टेटमेंट सही हुई। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ 12th question. Inventory investment can be negative. Yes, this is true. Inventory चेंज कैसे निकालते हैं हम? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो अगर गुड्स आपके ज़्यादा सेल हो गए तो आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कम हो जाएगी ओपनिंग के कंपैरिजन में। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेंट्री का नेगेटिव आना पॉसिबल है। डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट्स वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल। बिल्कुल ये भी सही है। डेप्रिसिएशन मशीन का वियर एंड टीयर है, ऑब्सोलेंस है ना। सो ये तो बेसिक डेफिनेशन है। सो दिस इज करेक्ट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला बताया ना, नेट इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। सो दिस इज रॉन्ग। ये बेसिकली यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आप देखो ये ऐसे होना चाहिए था प्लस यहाँ पर, तो फिर फॉर्मूला सही रहता। ठीक है, सो इन लोगों ने बेसिकली प्लेसमेंट गलत कर दी है। कैपिटल फॉर्मेशन एक्सक्लूड्स मशीनरी। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। कैपिटल फॉर्मेशन में तो मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स ये सब कुछ आते हैं, मशीनरी एक्सक्लूड नहीं होता। ठीक है, वो तो बल्कि मेन पार्ट है। सो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो सिर्फ 1 2 ही सही है। सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नाउ 13th में हमें क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफ़र पेमेंट्स इंक्रीजेस नेशनल इनकम। सो दिस इज़ रॉन्ग। ट्रांसफ़र पेमेंट्स means no production, only income redistribution it reflects. So national income जो है वो तो प्रोडक्शन पे बेस्ड होता है, इसलिए ये इंक्रीज़ नहीं कर रहा है और ये स्टेटमेंट को गलत बना दिया इसने। पेंशन आर ट्रांसफ़र पेमेंट्स। बिल्कुल सही बात है। पेंशन जो है वो तो पास्ट सर्विस का रिवॉर्ड है जो आपने काम किया है 60 साल तक। सो करंट प्रोडक्शन नहीं है। सो ये ट्रांसफ़र पेमेंट है, करेक्ट है। ट्रांसफ़र पेमेंट डू नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन। बिल्कुल यही अभी बात चल रही थी इसकी, यही इसकी डेफिनेशन है। 4th में बोल रहे हैं स्कॉलरशिप्स आर इंक्लूडेड इन जीडीपी। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कॉलरशिप तो ट्रांसफ़र पेमेंट है, इसके स्कॉलरशिप पाने के लिए देयर इज़ नो गुड्स एंड सर्विस की इन्वॉल्वमेंट। सो ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, सो हमारे सिर्फ 2 and 3 ही सही हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। नाउ 14th क्वेश्चन। इनकम मेथड सम्स फैक्टर इनकम। बिल्कुल सही है। देखो इट इंक्लूड्स वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सो इट इज़ करेक्ट। प्रोडक्शन मेथड सम्स वैल्यू एडिड। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। हर स्टेज में वैल्यू एडिशन ऐड होता है। सो डबल काउंटिंग जो है वो अवॉइड हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। फिर बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड सम्स फाइनल एक्सपेंडिचर्स। ये भी बिल्कुल सही है। फॉर्मूला क्या होता है एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी निकालने का? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। सो ये सारे एक्सपेंडिचर जो है ये फाइनल स्पेंडिंग काउंट हो रही है इनकी। ठीक है, फिर ऑल 3 मेथड गिव आइडेंटिकल रिजल्ट्स थ्योरेटिकली। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो थ्योरी में प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, यही होता है। सो रियल लाइफ में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं, बट थ्योरेटिकली ये बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये हमारी सारी स्टेटमेंट सही है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। नाउ 15th क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं इलीगल एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन जीडीपी। अब जाहिर सी बात है ये तो किसी भी एंगल से सही नहीं है। ऑफिशियल जीडीपी जब हम निकालते हैं इंडिया जैसी कंट्री में, तो इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे स्मगलिंग, ड्रग्स वगैरह ये सब इंक्लूड नहीं होते। जाहिर सी बात है क्यों? क्योंकि डाटा रिलायबल नहीं होता और गवर्नमेंट इनको रिकॉर्ड करती भी नहीं है। ब्लैक मनी इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑफिशियल जीडीपी एस्टिमेट्स। बिल्कुल, ब्लैक मनी होती है जैसे अनडिक्लेयर्ड इनकम या कोई टैक्स इवेड किया गया है। सो ऑफिशियल डेटा में कैप्चर नहीं होता। ठीक है, सो इसे एक्सक्लूड किया जाता है। सो दिस इज़ करेक्ट। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर एक्सक्लूडेड। बिल्कुल, घर का काम, सेल्फ कंजम्पशन, ये तो टोटली इग्नोर्ड चीज़ें हैं ना। सो नो मार्केट ट्रांजेक्शन मीन्स नो जीडीपी, तो इसको कभी इंक्लूड ही नहीं किया जाता है। हाउस वाइफ्स की सर्विसेज को कभी इंक्लूड नहीं किया जाता है।
यही इसका एग्जाम्पल है। हाउस होल्ड सर्विसेज बाय हाउस वाइफ्स आर इंक्लूडेड, देखो यहीं पर अभी ये बोल रही थी मैं, सो ये तो स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर हाउस वाइफ की सर्विसेज से कोई गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं हो रहा। हालांकि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट स्टिल ऑफिशियली इसको एक्सक्लूड किया जाता है, नहीं इंक्लूड करते हैं। सो इट इज़ व्हाट इट इज़, सो ओनली 2 and 3 आर सही। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। नाउ 16th क्वेश्चन में बोल रहे हैं पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। सो बिल्कुल सही फार्मूला है, फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स भी आ सकते हैं ऐसे। इट रिफ्लेक्ट्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज़ रॉन्ग, ये सिर्फ एवरेज बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन तो होती है रिच और पुअर का गैप, ये नहीं दिखाता ये। इट इग्नोर्स इनइक्वालिटी, बिल्कुल सही बात है, ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है, इनइक्वालिटी के बारे में कुछ बताता ही नहीं है। इट इज़ यूज्ड फॉर वेलफेयर कंपैरिजन, ये सही है, कंट्रीज़ कंपेयर करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, बट ये इम्परफेक्ट इंडिकेटर भी कंसीडर किया जाता है इसको, ठीक है। सो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट गलत है हमारी, सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। 17th में बोल रहे हैं कैपिटल गेन्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, दिस इज़ रॉन्ग। कैपिटल गेन जैसे कि एसेट की प्राइस में इंक्रीज आना या कोई प्रोडक्शन ना होना, इन्हें एक्सक्लूड किया जाता है, इंक्लूड नहीं। विंडफॉल गेन्स आर एक्सक्लूडेड, बिल्कुल सही। विंडफॉल गेन्स जैसे कि लॉटरी लग जाना, अनएक्सपेक्टेड गेन हो जाना कोई, क्योंकि ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी इनकी वजह से नहीं हुई, इसलिए इसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। लॉटरी विनिंग्स आर इंक्लूडेड, नहीं, बिल्कुल अभी हमने बताया लॉटरी विनिंग ये तो ट्रांसफ़र ऑफ मनी है, इसमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन या एक्सचेंज नहीं हुआ, सो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। ओनली अर्नड इनकम इज़ काउंटेड, बिल्कुल एग्जैक्टली। सो नेशनल इनकम प्रोडक्शन एक्टिविटी से अर्नड इनकम ही इंक्लूड करती है, ट्रांसफ़र या एक्सीडेंटल इनकम को एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। सो सिर्फ 2 और 4 ही सही है हमारे, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। फिर 18th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एक्सपोर्ट्स आर एडेड इन जीडीपी कैलकुलेशन, यस दिस इज़ ट्रू। एक्सपोर्ट्स तो क्या होते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन दैट आर सोल्ड अब्रॉड, सो इनको हम ऐड करते हैं। इम्पोर्ट्स आर डिडक्टेड, सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। इम्पोर्ट्स क्या होता है कि फॉरेन प्रोडक्शन में ऑलरेडी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में काउंट हो जाते हैं, सो इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट्स रिप्रेजेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। देखो ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये फार्मूला बेस्ड स्टेटमेंट्स हैं, सो या तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पे ही फार्मूला को स्टेटमेंट बना देंगे, या फार्मूला को ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि आपको स्टेटमेंट बना करके पूछेंगे क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फार्मूलाज जो है आपको उस पर फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो थर्ड वाली स्टेटमेंट में फ़िलहाल ये मेन लॉजिक है एक्सपोर्ट ऐड करने का, सो दिस इज़ करेक्ट। इम्पोर्ट इंक्रीजेज डोमेस्टिक इनकम, दिस इज़ रॉन्ग। इम्पोर्ट्स जो हैं वो फॉरेन इनकम इंक्रीज करती हैं, डोमेस्टिक इनकम नहीं, इसलिए ये रॉन्ग है। तो सिर्फ 1 to 3 सही है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। 19th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं नॉमिनल इनकम यूजेस करंट प्राइस, यस दिस इज़ ट्रू। नॉमिनल इनकम में करंट प्राइस ही यूज़ की जाती है। रियल इनकम यूजेस कांस्टेंट प्राइस, ये भी सही है, इन्फ्लेशन रिमूव करता है ये। इन्फ्लेशन अफेक्ट्स नॉमिनल इनकम ओनली, नाउ दिस इज़ रॉन्ग। इन्फ्लेशन नॉमिनल इनकम को डिस्टॉर्ट करता है, रियल इनकम को एडजस्ट करता है, इफेक्ट दोनों पे इनडायरेक्टली होता है, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। रियल इनकम इंडिकेट्स परचेजिंग पावर, दिस इज़ करेक्ट। रियल इनकम क्या है, एक्चुअल बाइंग कैपेसिटी, सो दिस इज़ करेक्ट। सो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है बस, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, ठीक है। नाउ इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीजेज विद नेशनल इनकम ऑलवेज, देखो दिस इज़ रॉन्ग। अगेन यहाँ पर इन लोगों ने ऑलवेज लगा दिया, ऑलवेज मतलब जहाँ पे शब्द आए तो मतलब देयर इज़ अ ट्रैप। देखो इनकम इंक्रीज़ हो रही है, बट साथ साथ में पॉल्यूशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, स्ट्रेस भी इंक्रीज़ हो रहा है, सो वेलफेयर नेसेसरली इंक्रीज़ नहीं होता है ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज़ इग्नोर्ड इन जीडीपी, बिल्कुल जीडीपी जो है वो प्रोडक्शन काउंट करता है, पोल्यूशन डैमेज को इग्नोर कर देता है, सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट।
लेजर टाइम इज़ नॉट काउंटेड इन जीडीपी। बिल्कुल, फ्री टाइम का कोई मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं है तो जीडीपी में इंक्लूड होगा भी क्यों। सो ये सही बोल रहे हैं। हायर जीडीपी ऑलवेज मीन्स बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। दिस इज़ रॉन्ग। फिर देखो दोबारा से ऑलवेज लगा दिया इन लोगों ने, फिर ट्रैप में डाल दिया। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो डिपेंड करती है हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट में। तो जीडीपी अलोन इज़ नॉट इनफ फॉर दैट। ठीक है, सो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई है। ऑल राइट, ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। सिर्फ 2 और 3 सही थे, ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा इसका। ठीक है, सो नाउ वी विल मीट टुमारो विद द न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।